क्वेश्चन पेपर की अगर आप ध्यान दें तो उसमें इकोनॉमिक्स एक बहुत जरूरी सेगमेंट है और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप हर साल को एवरेज देखें तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और आपको ये पढ़ने पड़ते हैं। पर यूपीएससी देते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक्स को समझने की। इकोनॉमिक्स की जो वर्ड्स होते हैं वो हमको समझ नहीं आते और हमें बिल्कुल समझ नहीं आएंगे तो हमें दिक्कत होती रहती है। तो हमें इन शब्दों को समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर इन शब्दों को हम ठीक से समझ लेते हैं तभी हमें फायदा होता है, पर यदि इन शब्दों को हम समझ नहीं पाते तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो पहला क्वेश्चन जो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है और इसी के कुछ सेगमेंट चलेंगे। आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे, कल 18 में 13 बचेंगे, वो जोड़ देंगे, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न आया था वो था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लीडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें दो चीजें दी हैं। अगर ये दोनों चीजें आपको पता है किस डिपार्टमेंट से तो आप आंसर लिख लेते हैं, मतलब ये टोटल फैक्चुअल हो गया। पहला प्रश्न जो है इसमें इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने आपसे पूछ लिया है फैक्चुअल आंसर। अगर आपको इसके फैक्ट्स पता है कौन कौन से, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, अगर ये दोनों चीजें आपको पता है तो अब इसको बहुत आराम से कर सकते, ठीक। तो प्रश्न पूछा गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फाइनेंशियल इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक। इन्होंने 4 संस्थानों के नाम दिए, एशियाई विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वित्त पहल या विश्व बैंक। आपको समय दिया मैंने 2 मिनट का, विचार करिए फिर मुझे बताइए तो मैं इसका आंसर समझूंगा। क्या होगा? कोई बोल रहा है ए और कोई बोल रहा है डी। अब चलो वोटिंग करते हैं। हाँ भाई, आप लोग क्या आंसर दे रहे हो? बी के लिए 1 वोट और डी के लिए 1 वोट। वाह वाह वाह। बी के लिए 2 वोट प्लस 1 और डी के लिए 1 वोट। हाँ जी बोलो सर। ए लग रहा है, ए लग रहा है, ए लो इस पे भी 1 वोट। तुम बताओ। सर बी हो सकता है, डी ही हो सकता है, इसके लिए 1 और वोट। अरे डी इधर है, सॉरी यहाँ से माइनस कर देखो। हाँ भाई देखिए सिंपल सी चीज है, इसको पढ़ने का एक ही तरीका है, ऑप्शन बी है इसका रियल आंसर। ऑप्शन बी को हम करेक्ट आंसर मानते हैं क्योंकि देखिए जहां पर मुद्रा की बात आती है, याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इंटरनेशनल है और इसी ने इन दोनों चीजों को स्टार्ट किया था। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या, पहले इस मान लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इससे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन इनके बारे में ये क्या है ये पूछा जा सकता है। तो इट इज अ लीडिंग फैसिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हिच प्रोवाइड्स रैपिड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इट इज अवेलेबल टू ऑल मेंबर कंट्रीज फेसिंग एन अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड। अगर अचानक से आपके पास पैसा ही नहीं है व्यापार करने के लिए तो आप मॉनेटरी फंड में जा सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। RFI was created as a part of broader reform to make IMF financial support more flexible to address the diverse need of the member countries. RFI replaced the IMF previous emergency assistance policy and can be used in the wide range of the circumstances. इसको कई परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रीवियस जो इनकी पॉलिसी थी उसमें कई सारी परिस्थितियां जोड़ी नहीं गई थी, आज उन सारी स्थिति को जोड़ दिया गया। IMF रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड रैपिड कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द लो इनकम कंट्रीज। ये किसी को भी मिलता है, ये गरीब देशों को मिलता है जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है। और एक्स पोस्टो कंडीशनली जो फुल फ्लेज इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं है वो नेसेसरी नहीं है इसके लिए। मतलब यहाँ पर अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई भी है तो भी देंगे। यहाँ पे तो भाई आपका ग्रेड देखते हैं आप कौन से रेटिंग पे आ रहे हो क्रेडिट की। यहाँ रेटिंग नहीं देखते, जो फाइनेंशियली वीक लो इनकम ग्रुप कंट्रीज है उनको भी दे देते हैं। तो भाई ये लो इनकम ग्रुप कंट्री के लिए, ये सबके लिए, बस इतना डिफरेंस। और दोनों कौन देता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड कराता है। तो याद रखिए क्वेश्चन को देखते समय वर्ल्ड बैंक या IMF 2 ही चीजें थी जो सही लग रही थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई रोल ही नहीं था उसमें। मुझे लगा शायद इंडिया, जहां इंटरनेशनल वर्ल्ड लिखा होगा, रीजनल लिखा होगा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेप्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल शब्द को ध्यान रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसमें 198, 160, 170 कंट्रीज जुड़ी, ठीक। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए।
अगला प्रश्न है, विद द रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, ध्यान से समझना वर्ड क्या लिखा है, विद द रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ गुड्स, जी, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, एन इंक्रीज trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NER and RER. दिमाग घूम गया? घूम गया? ये यूपीएससी का प्रश्न। इन्होंने कहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए, नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए की सराहना को इंगित करती है, मतलब उसकी अप्रिसिएशन हो जाती है, प्राइस बढ़ जाए। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार के प्रतिस्पर्धा का सुधार का संदेश देती है, मतलब अगर यहां पर इंप्रूवमेंट होता है, अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बदलता है तो यहां पर क्या होता है, उसमें इंक्रीज होता है तो दिखाता है कि हमारे यहाँ व्यापार आ रहा है, कंपटीशन बहुत है। यहां पर जो वर्ड लिखा है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसमें कुछ बदलाव हो जाए, मतलब क्या हो, एक्सचेंज रेट में चीजें महंगी हो जाए या सस्ती हो जाए, या मान लो रुपीस का और डिवैल्यूएट हो जाए और ज्यादा डिमांड हो जाए इंडियन रुपीस की, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि हमारे व्यापार बढ़ रहा है। अन्य देशों में मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ती प्रवृत्ति के कारण, ध्यान से समझिएगा, अदर कंट्रीज में क्या इन्फ्लेशन में मतलब नहीं, हमारी कंट्री का जो इन्फ्लेशन है उससे, ठीक है, इन दोनों का अंतर बढ़ने की संभावना होती है। किसका? इसका और इसका अंतर बढ़ने की संभावना होती है। अब स्टेटमेंट देखिए भाई साहब कौन कौन से लिखे हैं और जरा प्लान करिए, फिर मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। समय प्रारंभ होता है अब, पढ़ो आराम से पढ़ो। देखो बेटा इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ नहीं, बहुत टफ आती है, तो अब हम लोग जब 20 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कुछ चीजें तो आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमिक्स सॉर्ट आउट कैसे की जाए। अब यहाँ पे दो इश्यूज है आपके साथ, क्या है ना, तो पहला ये कि रीर और नीर आपको पता ही नहीं भाई, इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये रीर और नीर है कि हमने सुना ही नहीं कभी। जब रीर और नीर सुना ही नहीं तो हम पढ़ेंगे इसे। हाँ, एक वर्ड आपने सर सुनाया है हमको, इन्फ्लेशन, पर यहाँ पे भी आपने डोमेस्टिक और रिलेटिव इन्फ्लेशन। अब ये डोमेस्टिक इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन सिर्फ इंडियन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहें पूरे वर्ल्ड का इन्फ्लेशन 6% चल रहा है, पूरे वर्ल्ड का, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड के सारी कंट्रीज के डिफ्लेशन इन्फ्लेशन को जोड़कर हम एवरेज निकालें, एवरेज इन्फ्लेशन वर्ल्ड में चल रहा है 6 और इंडिया में चल रहा है 9%। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन ऑफ द अदर कंट्रीज इन अदर कंट्रीज, और ये हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन। तो हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन ज्यादा चल रहा है तो भाई जाहिर सी बात है चीजें एक्सचेंज रेट में बदलाव लाएंगी, बट नीर और रीर में क्या बदलाव लाएंगी ये थोड़ा डाउटफुल है, बट फिर भी तुक्का तो भिड़ा नहीं है। तो चलिए तुक्के पे आते हैं, चलो पतंगबाजी करते हैं, आप लोगों का तुक्का देखते हैं, फिर हम आंसर देते हैं। चलो बच्चों आंसर दो, पहली अनमोल है, वाह राहुल, वो हो, दोनों ने सीसी बोला है, आई विल सी यू इन एग्जाम दिन। भैया इन लोगों ने सी बोला है, बाकी कोई काबिल महापुरुष या विदुषी स्त्री? अनमोल ने बोला है पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या गुना होगा? इन्होंने कहा है सर पहला और दूसरा सही है, दो लोग कह रहे हैं सर पहला और तीसरा सही है, सी है ना, पहला और तीसरा सही है, दूसरा तो गलत है। और ऐसे क्वेश्चन पता है यूपीएससी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देते हैं, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, तीनों सही है, 1 3 सही है, कोई भी सही नहीं है। ये जो ऑप्शन होते हैं बहुत ज्यादा उलझन देते हैं, कभी कभार उल्टियां भी करा देते हैं एग्जाम। तो वॉमिट का बैग लेके जाया करो वहां पे, इकोनॉमिक्स करते समय तबीयत खराब होती है लोग। और ग्रुप ABCD के ग्रुप होते हैं, कभी कभार क्या होता है सी वाली आपके पास आंसर की आ जाती है और उसमें शुरुआत इकोनॉमिक्स से होती है, बस आपको चक्कर आना फैटिक चालू हो जाता है। अभी आपकी किस्मत है, आपको जो आंसर मिल रहा है उसमें पहला क्वेश्चन ही इकोनॉमिक्स का हुआ, आधे बच्चे वहीं पे फेल हो जाते हैं, कहते हैं हम ना ये समस्या है। तो इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ आती है और लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स इजी है, यकीन मानिए PCS की इकोनॉमिक्स एक बार इजी पड़ जाएगी, IAS की इकोनॉमिक्स खुद या खुदा वाली है, यहां CA बैठ के नहीं निकाल सकते आप उनके। तो इकोनॉमिक्स टफ आती है।
पर ठीक है, आती है तो आती है, करनी तो पड़ेगी। चलिए, इसका आंसर बच्चों ने बोला सी, इसका आंसर है सी। ठीक, अब देखिए इसमें क्यों, पहली चीज समझिए, नीड जो होता है वो क्या होता है। अगर नीड की बात करेंगे, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीड इज एन unadjusted weighted average rate at which one country's currency exchange for a basket of multiple foreign currency। बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत ध्यान से समझना। ये बता रहा है कि जो नीड रेट होता है वो ये डिसाइड करता है कि ये इंडियन रुपीस है, ठीक है। इस इंडियन रुपीस का वर्ल्ड एक्सचेंज में हर करेंसी में क्या रेट है वो नीड डिसाइड करता है। नहीं समझे, एक इंडियन रुपीस या 500 इंडियन रुपीस के बराबर 1,48,000 वियतनाम करेंसी है, तो ये इसका एक्सचेंज रेट है वहां पे, ठीक है। इंडिया के 73 रुपए बराबर $1 है, तो ये यूएसए का है। इंडिया के 98 रुपीस बराबर एक दिनार है, क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन की गल्फ की कंट्रीज क्या है, रियाल है, वो डाल दिया। हमने कहा 500 रुपए बराबर, इंडिया के 500 रुपए बराबर 1070 येन है, जापान की करेंसी है, तो हमने वो डाल दिया। तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये पहले से फिक्स होता है, फॉरेन करेंसीज कई कंट्रीज की किस रेट पे मिलेगी उसकी बात करते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द अमाउंट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसीज नीडेड टू परचेज फॉरेन करेंसी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होता है, जैसे हमारे यहाँ नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्यों चलता है, क्योंकि रोज हमारा एक्सचेंज रेट बदलता है। जैसे आज डॉलर 77 रुपए का, तो 77 रुपए 80 पैसे भी हो सकता है, 76 रुपए 90 पैसे भी हो सकता है, तो ये चेंज होता रहता है। इंक्रीज अगेंस्ट द बास्केट ऑफ द अदर कंट्रीज इनसाइड द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट regime, नीड इज सेट टू एप्रिशिएट। अगर क्या है, अदर कंट्रीज का एक्सचेंज रेट फ्लोट करता है और उसका रेट बदलता है, तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी। हमने क्या कहा, अगर मान लीजिए आज 73 रुपए डॉलर है और कल $1 बराबर हो गया 72.80, तो हमारी करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी। तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, ठीक है भैया। पढ़ा लेने दिया करो, पहले ही पूछना होता है तो तुम लोग पहले इकोनॉमिक्स ही पढ़ लो, फिर पढ़ो। हाँ भाई, किसको समस्या हो गई, किसने बटन दबाई थी, पहले वो बताए, पहले हम उसको मुक्का धरे। कौन था, real executive exchange rate is the weighted average of the country's currency in the relation of an index or the basket of the other major currencies। बस यहीं पे हमने गलती कर दी थी। The weightage are determined by the comparing the relative trade balance of the country's currency against each country's index। अब यहाँ पर क्या है, हम ट्रेड का बैलेंस चेक करते हैं। रीड में हम क्या करते हैं, बैलेंस कितना है, and read is an indication that its exports are becoming more expensive and its imports are becoming cheap। ये क्या बताता है, इनका जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहा है, महंगा हो रहा है, और इंपोर्ट जो हो रहा है वो सस्ता हो रहा है। दिस रिजल्ट लूजिंग द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। इससे क्या होता है, व्यापार में जो हम एक प्रतिस्पर्धा करते हैं वो खत्म होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर, एन इंक्रीज इन द रियल effective exchange rate indicates an improvement in the trade competitiveness। ये क्या कर रहा है, जब हमारा इंपोर्ट सस्ता हो रहा है तो क्या हो रहा है, हम लूज कर रहे हैं, स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं। ट्रेड कंपटीशन जो होता है, प्रतिस्पर्धा नीचे जा रही है, स्ट्रांग नहीं हो रही ना। अगर यहाँ पे ट्रेड ऑफ बैलेंस हमारा गड़बड़ हो रहा है तो ये क्लियर बता रहा है कि हमारी चीजें सस्ती हो रही है, इंपोर्ट सस्ता आ रहा है, तो भाई हमें फायदा नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस हम छोड़ देंगे। बाकी जो लिखा था इन्फ्लेशन बिल्कुल सही वर्ड था वहां पर, यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी चीजें खत्म होती है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हायर होता है 6 मेजर करेंसीज को अगर कंसीडर करें, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही। अब कुछ लोगों ने क्या किया मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को गूगल में खोला, मेरे यहां आंसर निकलने से पहले वहां से गूगल में आंसर खोला और मैं उसको आंसर मार। मैं फिर बोलूंगा, अपनी ईमानदारी रखिए। आपको गूगल या यूट्यूब या कोई चीज खोल के आंसर नहीं देना, आपको आंसर ईमानदारी से देना। आपको आता ही नहीं आता, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है। अगर आप वाहवाही के चक्कर में गूगल खोलो या कुछ खोल के आंसर दे दो तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर सही आंसर निकलेगा तो मैं माइक खुलवा के आपसे पूछ भी लूंगा एक्सप्लेनेशन, तब आप सब लोगों का वही होगा, एकदम साफ बन जाते हो, फिर ऐसा जीभ निकलती है, मुंह से आवाज नहीं निकलती।
तो एकदम ईमानदारी से करो बेटा, यहाँ कोई भगवान नहीं भी आए हैं कि भैया नहीं करोगे तो कोई लड़ाई हो जाए। काबिलियत देखो, हम गूगल खोल के बता देंगे मैं वाहवाही मिलेगी, जूता पड़ेगा वाहवाही नहीं मिलेगी तुम लोगों को एग्जाम में। सीरियस लेना ही नहीं। पिकनिक स्पॉट चल रही है तुम लोगों के, सर बढ़ा रहे हैं, छोड़ो, पढ़ो ध्यान से। With the reference of Indian economy, consider the following statement. If inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government security. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने मुद्रास्फीति पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से पढ़ी है। इन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स की, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स और ओपन मार्केट रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मनी मार्केट रिफॉर्म्स एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। अब इन्होंने कहा इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इन्होंने कहा अगर मुद्रास्फीति बहुत तेज हो तो रिजर्व बैंक क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी। If the rupee is rapidly depreciating, अगर रुपीस की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, आरबीआई लाइकली टू सेल द डॉलर्स इन मार्केट। अगर हमारी करेंसी जो है वो हो रही है 90 रुपए एक डॉलर, तो डेप्रिशिएट हो रही है। याद रखना, अगर डॉलर में ज्यादा पैसा देना डेप्रिसिएशन है, कम देना एप्रिसिएशन है। ये डेप्रिशिएट होगी तो हम क्या करेंगे, डॉलर को मार्केट में बेचने लगेंगे। जब डॉलर मार्केट में बढ़ जाएगा तो लोग खरीदेंगे। इफ interest rate in USA और European Union were to fall, that likely to reduce RBI to buy dollars. अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए और यूरोप यूनियन में गिरते हैं तो ये क्या करेगी, इंड्यूस करेगी आरबीआई को कि वो डॉलर को खरीद ले। भाई साहब क्या बात बोली, तो वेली बैठी है, डॉलर खरीदेगी जाके। चल हिंदी पढ़ते हैं। यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की संभावना है। यदि रुपया तेजी से गिर रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेचने की संभावना है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपियन संघ में ब्याज की दरें गिरती हैं तो इससे आरबीआई को डॉलर खरीदने के लिए प्रेरित होने की संभावना है। कि भाई साहब वो क्या करेगा, वो जाएगा कहेगा भाई मुझे डॉलर दे दो, तो वो क्यों जाएगा आपका डॉलर लेने, उसके पास कोई लॉजिक ही नहीं डॉलर लेने जाए। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है ये आपको बताना है और कृपया करके अपनी बुद्धि चलाएं, गूगल ने आंसर होता है। अभी देखना कुछ काबिल होंगे भी बता देंगे। चलो बच्चों काबिल हो, बताओ, देखते हैं आंसर किसने दिए हैं। अनमोल और दीपक ने दिया है ए ए ए ए। इन लोगों ने आंसर दिया ए ए, मतलब है पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर यू तो सही है, बाकी सब है गलत। अच्छा क्यों? हाँ चलो, अनमोल क्यों बेटा, और दीपक क्यों? चलो माइक खोलो, बताओ बेटा क्यों? क्यों तीसरा गलत है, क्यों, वाई? भाई आंसर दिया तो लॉजिक तो हो गई। ऐसा था नहीं कि जय माता दी कौन सा सी आंख बंद करके ताश खेला, पत्ती खेली, उससे आया, 3 पत्ती खेल के तो नहीं आया। आंसर क्यों? राहुल भी, वेरी गुड। 3 लोग बताओ क्यों, माइक खोलो, बताओ क्यों। उत्तर का प्रत्युत्तर सदैव होना चाहिए। यदि वह आपके पास नहीं है तो आप तुक्का भी डालें, और तुक्का यूपीएससी में चलता है। यदि आप तुक्कामय जीवन जीना चाहते हैं तो ना जी, तुक्केबाजी आनी चाहिए। हाँ क्यों? क्यों का आंसर कौन देगा भाई? अनमोल बनवाल, दीपक और राहुल तिवारी में से कोई एक बंदा मुझे क्यों का आंसर देगा। बोलो, नहीं बोल पाओगे ना, आंसर नहीं दे सकते, आंसर सिर्फ देख सकते हो तुम लोग, वक्त का बेटा। चलो इसका आंसर कायदे से होगा बी। कौन सा आंसर होगा बेटा इसका? बी। बहुत ध्यान से समझना, इसका आंसर है बी। बी आंसर का मतलब हो गया दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत। बेटा इसका आंसर है बी, पहला गलत है, बाकी दोनों सही। एक बात बताओ, ध्यान से समझना, इन्होंने क्या लिखा है, यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की संभावना है। क्यों खरीदेगी वो? और सरकारी प्रतिभूति
चलो भैया समझे, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द सेंट्रल बिहाफ ऑफ द स्ट्रीमलाइन ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। ओपन मार्केट रिफॉर्म्स एम टू कंट्रोल मनी सप्लाई और द एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी ऑफ द इकोनॉमी इन केस एन inflationary situation. RBI adopts a contractionary monetary policy, that is sell government securities and absorb the excess of the money from the financial flow. Amid reactionary trend, RBI is keen to boost money supply in the market and ensure adequate credit availability for the investment and production. जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो व्यापार भी तो बढ़ेगा भाई। अगर चीजें महंगी है तो व्यापारी व्यापार नहीं करना चाहेगा, तो अगर उस टाइम पे कैश फ्लो ही बाहर कर देंगे मार्केट से तो व्यापार कहां से आएगा? तो ये कभी भी मार्केट में प्रतिभूतियां खरीदती बेचती नहीं है इस समय पर, मनी मार्केट रिफॉर्म में वो नहीं करती। तो ये दूसरा स्टेटमेंट वन जो है वो हमेशा गलत है। बाकी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बाकी सही है। दूसरा और तीसरा इसलिए सही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट फॉरेन इकोनॉमी स्टिमुलेट एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ अगर फेडरल रिजर्व रिड्यूसेस मनी सप्लाई इन द यूएस, इंटरेस्ट रेट देयर विल इंक्रीज। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में इंडिया जो होगी वो क्या करेगी? अपने डेब्ट इन्वेस्टमेंट को खत्म करेगी। भाई फॉरेन में डॉलर में हमने पैसा उधार लिया है, अगर वहां पे आरओआई कम होगा तो हम ज्यादा डॉलर खरीद पाएंगे, तो आरबीआई इमीडिएटली खरीद के पे करना चाहेगी डॉलर में। भाई हमने जो लोन लिया हमने डॉलर्स में लिया, हमारा लोन किस में है? डॉलर्स में। तो डॉलर्स में हम लोन कब पे कर पाएंगे वापस? जब हमारे पास डॉलर्स ज्यादा आएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होगा तो आरबीआई उसे इमीडिएटली खरीदना स्टार्ट कर देगी। लेट्स सपोज 1991 में हमने जब लोन लिया था डॉलर में तो $1 बराबर 10 रुपए थे। आज हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो $1 बराबर 70 रुपए है। तो जितना हमने लोन लिया था उससे ज्यादा हम डॉलर में क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? उसको परचेज करेंगे। तो वो चीज सही है, ठीक है। ऑन अदर एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ द यूएस यूरोपियन फॉल, तो हम भैया इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं ताकि हमारे पास एप्रिसिएशन हो जाए हमारी करेंसी का। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको तो वैसे बता। With the reference of the G20 common framework, consider the following statement. It is an initiative endorsed by G20 together with Paris Club. It is an initiative to support low-income countries with unsustainable debt. इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बच्चों ने फिर आंसर दिया होगा, मुझे बुरा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, गलत था, जवाब देने की भी जरूरत नहीं थी। अब बैंक में हो तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, आरबीआई डॉलर्स परचेज करती है टू क्लियर देयर डेब्ट्स, इंटरनेशनल डेब्ट्स, ठीक है। तो वो वर्ड सही था, तो उसको आप गलत बोल रहे थे, पहली गलती यही थी। चलिए इसका आंसर दीजिए जो अभी आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ बच्चों। बेटा आपका आंसर दूसरा गलत है, मैम के हिसाब से दूसरा गलत है। अच्छा आप बताओ। नहीं पता, आप बताओ। किसी और को पता है भाई? अरे ये नहीं कर सकता कि ये इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनस्टेबल डेब्ट, अनसस्टेनेबल डेब्ट, जिनके पास अस्थायी ऋण है उनको सपोर्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। चलिए आंसर देखते हैं। सी, सी क्या है? The common framework for the debt treatment beyond the debt service suspension initiative (DSSI) is an initiative endorsed by G20 together with the Paris Club to support in an structural manner low-income countries with unsustainable debt. अब ध्यान से समझना है क्यों आया था। ये आया था against the debt trap policy of China. चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी को टैकल करने के लिए G20 कंट्रीज मिलकर लाई थी,
ताकि हम आने वाले समय पर ये कोशिश कर पाए कि विश्व में कोई भी कंट्री इसमें ना घुसे और हमारे पास फंडिंग हो, तो हम इस चीज को प्रॉपर मैनर में लगा पाए और लोगों को मदद दे पाए। ठीक है, द कॉमन फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट द स्टेप चेंज द ऑफिशियल क्रेडिटर bringing together the Paris Club and the G20 official bilateral creditors in the coordinate process. So statement 1 is correct and statement 2 are correct. To date, 3 countries have requested a common framework treatment in April 2021. There has been a launch of first creditor community of the debt treatment to Chad Republic. Chad Republic को ये दिया गया पहली बार। ये लोन किसको दिया गया था पहली बार 2021 में? चैड रिपब्लिक को। इसलिए पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब देखो कितना कंफ्यूजन होगी। इकोनॉमिक्स इजी नहीं है, पर इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। अगला पढ़ते हैं भाई, आज का आखिरी। ये विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स? आज का लास्ट क्वेश्चन, पढ़ो करो, आई एम वेटिंग। मैं कैमरे में प्रतिदर्शित नहीं हो रहा तो डरना नहीं आपको। बच्चे पढ़ ले इसलिए मैं अलग बैठ गया। देखिए, इकोनॉमिक्स सरदर्द कराती है, इकोनॉमिक्स चक्कर देती है, कभी कभार इकोनॉमिक्स बेहोश भी करती है। इसीलिए मैं 5 का डोज लाया हूं, 17 का नहीं। बेटा ये सारी चीजें जो आपके सामने हैं ये दोबारा रिपीट नहीं होती, क्योंकि करंट ओरिएंटेड होती है। ये पढ़ाया जाता है बजट के टाइम, ये पढ़ाया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के करंट के टॉपिक पे। याद रखिए, इकोनॉमिक्स मैक्सिमम करंट से रिलेटेड है और करंट को पढ़ना पड़ता है। ये सब करंट है, ये प्रॉपर इकोनॉमिक्स नहीं है, करंट बेस्ड इकोनॉमिक्स। तो करंट बेस्ड इकोनॉमिक्स के लिए करंट पढ़ना, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स नहीं। अगर आप सोचो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स होती तो बहुत अच्छा होता। सिर्फ वो आरबीआई वाला था ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स, कि आरबीआई डॉलर खरीद सकती है, बेच सकती है, बाकी सब करंट ओरिएंटेड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड और आईआईबी सिक्योरिटीज डिजाइन टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इज द इंडेक्स टू इन्फ्लेशन सो दैट द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट पेमेंट राइज एंड फॉल विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय द वे ऑफ आईआईबी। सो स्टेटमेंट 1 इज। यहां पर क्या बोला इन्होंने ये कहा कि भाई साहब, जब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड घटता बढ़ता है तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट घटती बढ़ती है। जैसे आज की डेट में जो लोन्स आप लेते हो, होम लोन्स वगैरह, उनका ईएमआई घटता बढ़ता रहता है, 500 1000 रुपए ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे बैंक रेट बढ़ेगा वैसे वो भी बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोटेक्ट्स बोथ इन्वेस्टर्स एंड द इशूअर। इन्वेस्टर्स को भी और इशूअर दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही होगी। ठीक, extent tax provision will be applicable on the interest payment and the capital gains on inflation index bond. There will be no special tax treatment for these bonds. So statement 3 is incorrect. समझो यहाँ पे क्या बोला, एक्सटेंट प्रोविजन एप्लीकेशन के हैं, मतलब जो आप यहाँ पर पेमेंट करोगे वो कटेगा, जो कैपिटल गेन करोगे वो आपको देना पड़ेगा। तो अगर ये चीजें होती हैं तो यहाँ पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन 1 और 2, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अब आप कहोगे सर ये आपको कैसे पता? भाई यूपीएससी पेपर ले चुकी है, आंसर की दे चुकी है, अब तो सबको पता है। जब एग्जाम दे के आए तो 4-4 कोचिंगों के अलग अलग मार्क्स चलते थे। तो अब सिंपल सा प्रश्न आता है कि सर इकोनॉमिक्स में इतने खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, इनको पढ़े कैसे? जिसमें मेरे बच्चे अभी मुझे कह रहे हैं क्लास के बाद बताऊंगा या बताऊंगी, तो क्यों? क्योंकि पता है कि इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाई नहीं है इतनी डिटेल में जितनी डिटेल में यूपीएससी पूछता है। देखिए रीजन यार सिंपल है
कि आपको करंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स पढ़नी है और करंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स